देखिए, आज वाली जो वीडियो है ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और बनेगी। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रेवेन्यू डिफिसिट पढ़ा था, यानी कि राजस्व घाटा पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। आज हम क्या पढ़ेंगे? फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। देखो, ये फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो ये जो घाटा है ये ओवरऑल दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी कितने घाटे में है। ठीक है, सिर्फ राजस्व प्राप्तियों के या राजस्व व्यय के आधार पर नहीं। जैसे हमने पुराना वाला घाटा देखा था तो वो तो सिर्फ राजस्व प्राप्तियों की और राजस्व व्यय की बात कर रहा था। ये ओवरऑल बात करेगा कि ओवरऑल प्राप्तियाँ क्या थी और ओवरऑल व्यय क्या थे, यानी कि रिसीट्स कितनी थी और एक्सपेंडिचर कितने थे और टोटल हमको एक्चुअल में घाटा कितना लगा, वो हम फिस्कल डेफिसिट से यानी कि राजकोषीय घाटे से सीखेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसके फॉर्मूले में है बस, और बाकी सब कुछ ईजी है। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये तो तय है कि घाटा है तो ये बात भी पक्का हो गया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी कि व्यय क्या है? ज़्यादा, और प्राप्तियाँ यानी कि रिसीट्स क्या है? कम। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। और एक्सपेंडिचर हमको पता है ज़्यादा है तो हम एक्सपेंडिचर साइड पहले लिखेंगे ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर रिसीट साइड यानी कि प्राप्तियाँ पहले लिख दी तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो वैसे ही घाटा है, ऊपर से माइनस तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय, यानी कि हमने क्या लिखा? कुल व्यय माइनस टोटल रिसीट्स यानी कि कुल प्राप्तियाँ। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। अब कुल व्यय निकलते कैसे? इसको मैं इसी फॉर्मूले को आगे और एक्सपैंड कर रहा हूँ। कुल व्यय निकलेंगे राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, जिससे क्या निकल जाएंगे? कुल व्यय। क्या निकल जाएंगे? कुल व्यय। ठीक है, माइनस राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स प्लस पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसीट्स। इतना ठीक है, लेकिन यहाँ भी फॉर्मूला ख़त्म नहीं होता। हमको एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पर, और वो क्या है? देखो, हमको लिखना है, आ रही है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या लिखा मैंने? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मतलब है बोरोइंग्स हटाकर। पहले तो ये बताओ, बोरोइंग्स का मतलब क्या है? कर्ज लेना। अब कर्ज ले रहे हैं तो ये व्यय है या प्राप्तियाँ? प्राप्ति हैं। प्राप्तियाँ तो है यानी कि रिसीट्स तो हैं, लेकिन कौन से रिसीट्स? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि कर्जे से, बोरोइंग से हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, और जो हमारी लायबिलिटी को बढ़ाए या असेट को कम करे वो कैपिटल रिसीट्स होगी। तो इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो कि ये जो बोरोइंग्स हैं ये हमारी रिसीट्स हैं। रिसीट्स भी कौन सी है? रेवेन्यू नहीं, कैपिटल वाली है। क्लियर है वाली बात? अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने कैपिटल रिसीट्स में 4 चीज़ें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था बोरोइंग्स, ठीक है, कर्ज लेना, ठीक। दूसरा पढ़ा था जो हमने कर्ज दिया था वो वापस आ गया, जो हमने कर्ज दिया था वो वापस आ गया, तो वो भी रिसीट्स थी, प्राप्ति थी, लेकिन उसकी वजह से हमारी संपत्ति कम हो गई थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, यानी कि जहाँ पर हम संपत्तियों को क्या करें? बेचना शुरू करें और बेचकर पैसा कमाएं, पैसा लाएं। तो वो हमारे लिए रिसीट्स तो थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे असेट्स क्या हो रहे थे? कम। और एक हमने चौथा पढ़ा था स्मॉल बोरोइंग्स यानी कि ये स्मॉल सेविंग्स, छोटी बचत, जहाँ हम प्रतिभूतियों के आधार पर सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे जनता से पैसा ले रहे थे।
तो ये कह रहा है कि जो कैपिटल रिसीट्स है उसमें दो कैटेगरी की रिसीट्स हैं। कितनी कैटेगरी की रिसीट्स हैं? दो। इस फॉर्मूले को हम आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ समझा रहा हूँ अलग से। ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं इसमें दो तरीके की रिसीट्स। कितने तरीके की रिसीट्स हैं? दो। एक तो है डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। डेट का मतलब होता है कर्जा। डेट क्रिएटिंग रिसीट्स आपके ऊपर क्या क्रिएट कर रही है? लायबिलिटीज़ बढ़ा रही है, ठीक है। और एक है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, ये आपके असेट्स को कम कर रही है। ऐसा ही है। अब कैपिटल रिसीट्स के दो पार्ट हैं, एक वो प्राप्तियां जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाए और एक वो प्राप्ति जो आपके असेट को कम करे। इसने बोल दिया कि ये फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्या लिखना पड़ेगा? यानी कि बोरोइंग्स को हटाकर, यानी कि ऐसी प्राप्तियों को हटाकर जो आपके ऊपर कर्जा बढ़ाए। इसका मतलब हमको ये क्या कहना चाह रहा है कि हम कैपिटल रिसीट्स में ये एक नंबर वाली चीज़ को जोड़ें या दो नंबर वाली चीज़ को जोड़ें? दो नंबर वाली चीज़ को जोड़ें, क्योंकि उसने एक नंबर वाली चीज़ को तो हटाने के लिए बोल दिया। उसने क्या बोला? बोरोइंग्स को हटाकर, यानी कि ऐसी प्राप्तियों को हटाना है, उनको शामिल नहीं करना जिससे आपके ऊपर क्या चढ़ता है? कर्जा चढ़ता है। और इन दोनों में से, एक नंबर में से और दो नंबर में से कर्जा कौन चढ़ा रहा है? एक नंबर, पहले वाली। तो इसलिए हम एक नंबर वाली रिसीट्स को, यानी कि प्राप्तियों को हटा देंगे। हम सिर्फ किसको ऐड करेंगे? ठीक है। अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को और आसान बना सकते हो, ठीक है। अगर देखो ये तो लिखना ही नहीं है, अगर ये लिख रहे हो ना, अगर ये लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्या लिखना पड़ेगा? तो ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसके लिए हो गया। अगर आप ऐसा लिख रहे हो फॉर्मूला तो भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग को हटाकर। लेकिन हम एक और फार्मूला बना सकते हैं इसका। हम क्या बना सकते हैं? एक और फार्मूला। वो फार्मूला क्या बनेगा? देखो, व्ययों में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, यानी कि एक्सपेंसेस में तो कोई परिवर्तन, चेंज है ही नहीं। इसमें भी कोई चेंज नहीं था। चेंज किस में था? इसमें, कैपिटल रिसीट्स में। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, हम ये लिख देंगे। अगर हम ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग की लिखने की ज़रूरत, क्योंकि हमने वही पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ी हैं, वही कैपिटल रिसीट्स जोड़ी हैं जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग है, यानी कि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं। क्या है? गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। देखो, डेट क्रिएटिंग रिसीट्स को हम बोलते हैं ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, और ये हो गई गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। अगर हमने कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स के दो थे, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। अगर हम डेट क्रिएटिंग को पहले से ही हटा देते हैं तो बचा क्या? नॉन डेट क्रिएटिंग। तो अब हमको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को इतना, क्योंकि आपकी बुक में, जो गवर्नमेंट की बुक है आरबीसी वालों के, उनके तो कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आधे तो टीचर्स को समझ में आती है ये बात और आधों को पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है। सीबीएसई में जो बुक है उसमें ये दोनों तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है। और सीबीएसई में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का यहाँ से, और वो क्वेश्चन ये आता है कि डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी होती हैं। अब क्या है कि ये तो हमने पढ़ लिया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स भी हमने पढ़ लिया, समझ में तो आ गई, लेकिन हमको याद नहीं रहती। तो ये है कि डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डेट क्रिएटिंग रिसीट्स वो हैं जो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करे। एग्जाम्पल हम बता देंगे उसके। अब चीज़ें ये ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी? तो अपन ने दोनों तीनों तरीके के फॉर्मूले देख लिए, ठीक है।
अगर जैसे मान लो ये है, कुछ टीचर्स ये कहते थे कि इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं, आधों को तो पता ही नहीं कि बोरोइंग जोड़ते हैं कि हटा देते हैं, तो सरकारी किताब में ये बड़ी गड़बड़ रहती है और आधी चीज़ें गलत सलत बताई जाती है। तो ये ध्यान रखना, हमने 3 फार्मूले में देखे, 2 जब तक हम ये लिख रहे हैं तो भी हमको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं तो भी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखना पड़ेगा, और अगर हम ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं तो हमको ज़रूरत। अब इसी आधार पर डेफिनेशन बनती है, इसी बेसिस पे क्या बन जाती हैं। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहूँगा फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द डेफिसिट वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन या इज़ एक्सेस ऑफ टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या लिखा मैंने, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। इस तरीके की मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मैं फार्मूला क्या लिखना चाह रहा हूँ। समझ गए इस बात को। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो सुनो भाई, मानकर चलो कि आपका खर्चा हुआ 10 लाख का, आपका खर्चा कितने का हुआ, और आपकी रिसीट्स आई है 8 लाख की, कितने की है, तो आपको घाटा कितने का हुआ। चलो बहुत इजी और बहुत बढ़िया चीज़ है, मान लो अगर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो मज़े ही आ जाए। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि आपने खर्चा तो कर दिया 10 लाख का, और आपके पास ले देकर पूरे साल में रिसीट्स थी 8 लाख की, कितने की थी, 8 लाख की। तो बात ये है कि एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए कहाँ से, भाई खर्चा हुआ 10 लाख का और रिसीट्स कितने की हुई, 8 लाख की। तो बात ये है कि एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए कहाँ से आए। देखो प्राप्तियों में सेविंग्स नहीं आती है, रिसीट्स में सेविंग्स नहीं आती। सेविंग्स तो आपके पास पड़ी है जो आपकी बचत है, और सेविंग्स को तो आप पहले ठंडा कर चुके हो ना, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, राजस्व घाटे के अंदर, वहाँ तो आप बराबर कर चुके हो सेविंग्स को। तो अब ये 2 लाख कहाँ से आए तो हैं, आपने तभी तो खर्चा किया, तो आए तो हैं। बस एकमात्र ऑप्शन होता है बोरिंग्स। क्या होता है, क्योंकि हमने इसमें बोरिंग्स जोड़ी भी कहाँ थी, हमने इसमें बोरिंग्स वाली रिसीट्स जोड़ी भी कहाँ, हमने तो बोरिंग्स वाली रिसीट्स को क्या कर दिया, हटा दिया। हमने इसमें बोरिंग्स वाली रिसीट्स जोड़ी नहीं, हमने इसमें बोरिंग्स को क्या कर दिया। क्लियर है वाली बात। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए आए, ये आए थे बोरिंग से। कहाँ से आए थे, यानी कि कर्जा लेकर। कहाँ से आए थे, तो ये बात क्लियर हो गई है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, यानी कि ये दिखाता है कि ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा कितना हुआ इस बारी। समझ गए इस बात को, क्लियर है कि इस बार हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा कितना हुआ, ये क्या दिखाता है, फिस्कल डेफिसिट। इसलिए फिस्कल डेफिसिट का बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर ऊपर नीचे हो भी रहा है ना तो झेल सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो झेल नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक। अब इस टॉपिक के भी निहितार्थ हैं, यानी कि इम्प्लीकेशन, कि भी फिस्कल डेफिसिट जो है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन क्या होंगी, हमको ये देखना होगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली इम्प्लीकेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहला है डेट ट्रैप है। डेट ट्रैप का मतलब ये है कि कर्जे के जाल में फंसना। डेट ट्रैप का मतलब है कर्जे के जाल में फंसना। देखो कैसे फंसेंगे कर्जे के जाल में। हमारी इकनॉमी एक डेवलपिंग इकनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था, तो हमको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और कमाई हमारे पास क्या होगी, कम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकनॉमी की कैटेगरी में। तो ये तो तय है कि घाटा तो हमको हर बार होगा ही होगा। तो पहले साल मानकर चलो कि घाटा हुआ है 10,000 रुपये का। पहले साल कितने का घाटा हुआ, अब फिस्कल डेफिसिट 10,000 हुए हैं तो इसका मतलब ये तय हो गया कि इस बार हमने कर्जा कितना लिया है, 10,000 का लिया है। कितने का लिया है, 10,000 का, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरिंग्स के बराबर, ठीक है। अब दूसरा साल आता है,
दूसरे साल भी घाटा है, मान लो दूसरे साल भी 10,000 का घाटा है, तो मैंने कर्जा कितना लिया? नहीं, अब मैं ज़्यादा कर लूँगा। घाटा तो 10,000 का था, पुराने वाले कर्जे पर ब्याज नहीं देना, पुराने वाले कर्जे पर क्या बनेगा? ब्याज। तो इस ब्याज को देने के लिए 1,000 का कर्जा और लिया, तो कुल मिलाकर इस बार कर्जा कितना लिया? अच्छा, ये मैं तुमको अलग इसलिए समझा रहा हूँ, ऐसे अलग अलग बांट कर, वो ध्यान से सुनना कि वैसे ही जो 1,000 की पेमेंट है जो हम ब्याज में करेंगे वो आएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो जिससे ये एक्सपेंडिचर वाली साइड बढ़ जाएगी। अब एक्सपेंडिचर वाली साइड बढ़ जाएगी तो हमारा घाटा और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर मैं सीधे 11,000 लिखता तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आता। तो अब अपन ने यहाँ क्लियर कर लिया कि घाटा तो हर बार 10,000 का लगना ही लगना है, और उस घाटे पर ब्याज, उस कर्जे पर ब्याज, उसकी वजह से हमको और कर्जा लेना पड़ गया। मान लो तीसरा साल हुआ, घाटा तो अभी भी 10,000 का लगा, इस वाले कर्जे के लिए 1,000 रुपये और इस वाले कर्जे के लिए 1,100 रुपये, यानी कि ले दे के अब की बार मेरे को कितने कर्जा लेना पड़ गया? 12,100 रुपये। यानी कि अगर ऐसा चलता रहा तो साल दर साल मेरे ऊपर कर्जा बढ़ने वाला है और हम कर्जे के जाल में फंसने वाले हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था कर्जे के जाल में फंसती। समझ गए इस बात को? चुका नहीं पा रहे ना, हम विकासशील इकोनॉमी के अंदर हैं, हम डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर हैं, इसलिए हम पैसा अभी चुका नहीं पा रहे। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर हम डेवलप्ड होते तो पैसा आता, चुकाएंगे, ऐसी बात नहीं चुकाएंगे, लेकिन जब कभी हमारे पास एकदम से एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं से कोई बम्पर लॉटरी निकल जाए इकोनॉमी की, उस दिन चुका देंगे, वरना हमारे पास चुकाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? अब चलते हैं सेकंड वाले इम्प्लीकेशंस पर। सेकंड जो इम्प्लीकेशन है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। आरबीआई कह रही है कि हमको डर क्या है, होने दो ना भाई, होने दो, मिनटों में चुका देंगे। कहाँ से? नोट छापने के लिए हमने पर्सनल बैंक खोला तो हुआ है आरबीआई, बिल्कुल है। अब मान लो नोट छपवा दिए, नोट छपेंगे तो खड्डे में तो खोद के दबाएंगे नहीं उसको, जाएंगे कहाँ पर वो नोट? बाज़ार में। और जब वो नोट बाज़ार में जाएंगे तो मार्केट में पैसा घूमेगा, पैसा घूमेगा तो क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो इसलिए ज़्यादा पैसा भी नहीं डाल सकते बाज़ार में। और तीसरा इम्प्लीकेशन क्या है? आरबीआई कह रही है कि जो हमारा आरबीआई निकला उससे तो मज़े नहीं आए, तो ठीक है, एक और ऑप्शन, फॉरेन डिपेंडेंस। जापान हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, दे देगा कर्जा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा हो गए और जापान को लगा कि भाई अब हमारी औकात नहीं कर्जा चुकाने की, तो जब भी हम कोई पॉलिसी बनाना चाहेंगे उसमें जापान का इंटरफेरेंस, यानी कि हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। उस हस्तक्षेप की वजह से कहीं ना कहीं वो हमारी पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करेगा और पॉलिसीज़ ऐसी बनवाएगा जो उसको फ़ायदा दे और हमारी ऐसी करे। यही तो होगा, नहीं होगा? मान लो हमारे ऊपर दबाव डाल देगा कि जो भी जापानीज़ कंपनी इंडिया के अंदर काम करेगी उससे इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी, और हमको मानना भी पड़ेगा ये। अब देखो हमने चोट कितनी कर ली, कर्जा तो चढ़ा हुआ है, वो तो ख़त्म हो नहीं रहा, ब्याज भी चल रहा है। बस यही तो है कि वो इस बार ना मांग कर 5 साल बाद मांग लेगा। उसमें हमने नुकसान कितना करा लिया कि जो हमारे पास टैक्स की कमाई होती वो टैक्स की कमाई बंद हो गई। दूसरा, जापानीज़ कंपनी पर टैक्स नहीं लग रहा तो जापान के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? जापानीज़ कंपनी के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? सस्ते। तो जो दूसरे देशों की कंपनी हमारे यहाँ पर लग रही है उनका मार्केट में सर्वाइव करना क्या हो जाएगा? भारी, वो छोड़कर चली जाएंगी। तो ले देकर बाज़ार पर हमारे कब्जा किसका हो गया? जापान का। हो गया, नहीं हो गया नुकसान? तो इसलिए हद से ज़्यादा दूसरे देश से पैसा ले लेना भी आपको बड़ा दे सकता है नुकसान। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। मतलब आज आप कर्जा ले रहे हो, ब्याज देना पड़ेगा ना। एक टाइम कर्जा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा ना, आप सोचो अगर वो ब्याज का पैसा अभी जो दूसरों को हम दे रहे हैं, अगर वो ब्याज का पैसा हम हमारे कंट्री की ग्रोथ में लगाते तो हमारा कंट्री कितने आगे चलता कि नहीं चलता। लेकिन वो सारा पैसा किसकी फॉर्म में जा रहा है? इंटरेस्ट की फॉर्म में, ब्याज की फॉर्म में बाहर। तो हमारे देश की जो फ्यूचर ग्रोथ है उस पर एडवर्सली, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा।
तो ये 4 इम्प्लीकेशंस हैं फिस्कल डेफिसिट की। अब बात ये आती है कि जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो घाटा होता है, इस घाटे की पूर्ति कहाँ से होती है? घाटे को पूरा कहाँ से करते हैं? बोरोइंग से। घाटे को पूरा कहाँ से करते हैं? ये 2 लाख कहाँ से आए होंगे एक्स्ट्रा? बोरोइंग से, कर्जा लेकर। अब 2 तरीके से कर्जा ले सकते हैं, देश के अंदर से, देश के बाहर से। देश के अंदर से कैसे? या तो RBI से छपवा लो, या फिर जनता से प्रतिभूतियों के आधार पर कर्जा ले लो, सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे लोन ले लो, या बाहर का तो ऑप्शन मैंने जापान वाला तुमको दे दिया, या फिर वर्ल्ड बैंक और IMF के पास चले जाना। हर 5 साल में वो कुछ कुछ भीख के तौर पर आपको पैसा देते रहेंगे, काम चलता रहेगा। जैसे पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान हर 6 महीने में किसी से पैसे मांग लेता है। कुछ चाइना दे देता है, कुछ दूसरे कंट्रीज़ दे देते हैं, कुछ इनकी इस्लामिक कंट्रीज़ की एक यूनियन बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो छोटे इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे देशों से पाकिस्तान हर साल क्या लेता रहता है? पैसे लेते रहते हैं। मस्त काम चल रहा है आराम से। लेकिन होगा क्या? एक टाइम इतना सारा कर्जा हो जाएगा, मतलब वो वाले हाल हो जाएगा कि एक प्रॉपर्टी 5 लोगों को बेच दी और वो 5 कह रहे हैं कि हमारे पैसे दो। पाकिस्तान वाले कह देंगे ले लो जो आपके पास है। अब एक प्रॉपर्टी के 5 हिस्से कैसे होंगे? तो किसी के भी पैसों की पार नहीं पड़ेगी ना। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ होगा। सऊदी अरेबिया से ले लिया, दूसरे कंट्रीज से ले लिया, चाइना से तो पता नहीं कितना सारा पैसा ले रखा है। पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट का 60% हिस्सा चाइनीज़ कंपनी की इन्वेस्टमेंट पर चल रहा है। अगर चाइनीज़ कंपनीज़ ने पैसा निकाल लिया, शेयर मार्केट तो डूब गया। जिस दिन शेयर मार्केट डूब गया तो जो लोगों का पैसा है वो डूब गया, कंपनियाँ डूब गई, अर्थव्यवस्था ख़त्म। वैसे ही हाल ख़राब चल रहे हैं, रही सही की और ऐसी की तैसी। समझे बात को? तो फिस्कल डेफिसिट पूरा कहाँ से होगा? बोरोइंग से। कहाँ से पूरा होगा? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कितने तरीके की? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। इंटरनल बोरोइंग RBI से छपवा लो या पब्लिक से लोन ले लो, और बाहरी यानी कि हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल, वर्ल्ड बैंक, IMF, फॉरेन कंट्रीज़, यहाँ से पैसा ले सकते हैं। क्लियर है वाली बात? तो फिस्कल डेफिसिट का आंसर किसके बराबर? बोरोइंग्स। अगर ये 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं तो हमको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखना पड़ेगा, और अगर ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं तो हमको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन नंबर पहली, डेट ट्रैप, यानी कि धीरे धीरे हम कर्जे के जाल में फंस जाएंगे, जो कि हमने देख लिया कि हर बार कर्जा, कर्जे पर ब्याज, नया कर्जा, ब्याज के लिए कर्जा। ठीक। सेकेंड है इन्फ्लेशन। अगर RBI से ज़्यादा नोट छपवाने शुरू कर दिए तो पैसा मार्केट में जाएगा, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन आ जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस देख ही लिया कि जैसे चाइना का इनडायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर है, तो पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से चाइना के बिना परमिशन के अब इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। और एक हमने पढ़ा हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि भविष्य की जो हमारी समृद्धि है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इस कर्जे की वजह से, अगर हमने इस कर्जे को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की तो। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो चलिए, थैंक यू। ये तो हो गई वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है।